बच्चों, आज हम पाठ 8 शाम एक किसान यह कविता समझेंगे। इस कविता के जो कवि है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आपका जन्म 15 सितंबर सन 1927 को हुआ और 24 सितंबर सन 1983 में आपका निधन हुआ। आप बहुत महान कवि थे। शब्दार्थ हम देखेंगे बेटा। जो कविता में शब्द आए हैं पहले मैं उनको समझाना चाहूंगी ताकि आप कविता को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। पहला शब्द है साफा। साफा का अर्थ होता है पगड़ी, जो सर के ऊपर हम पगड़ी बांधते हैं उसे कहते हैं साफा। चिलम। चिलम आपने देखा होगा, कई मूवी में चिलम पीते हुए, सिगार पीते हुए दिखाते हैं। वो बहुत पहले जमाने में प्रयोग किया जाता था। ये एक कटोरी के आकार का नलीदार मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें तम्बाकू या कुछ ऐसे नशी की चीजें रखकर उसको पिया जाता है, उसे कहते हैं चिलम। पलाश। पलाश जो है एक प्रकार का फूल है जो लाल रंग का होता है। अंगीठी। अंगीठी का अर्थ है हिंदी अग्नि का पात्र, मतलब जिसमें आग को रखकर जलाया जा सके। औंधी का अर्थ है उल्टा। दहक। दहक मतलब होता है अग्नि ज्वाला, जो बहुत तेज जल रही हो, दरक के जल रही हो। गल्लेसा। यहाँ पर गल्लेसा का अर्थ है जानवरों का एक समूह। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। मैं आपको चित्र दिखाना चाहूंगी। ये चित्र आप देख रहे हैं। कवि ने सबसे पहले तो देखिए बेटा, जो पहाड़ है उसको कवि ने क्या बताया है? किसान। जो पहाड़ है वो एक किसान है और बहुत ठिठुरती हुई ठंड के मौसम में वो आकाश रूपी साफे को बांधकर बैठा है और उसे बहुत जोरदार ठंड लग रही है। और जो नीचे से सफेद देखिए आप धारी सी दिख रही है, वो जो धारी बह रही है वो एक नदी बह रही है और उसने उस नदी को अपने घुटनों में ओढ़ा हुआ है ताकि उसे ठंड ना लगे। लेकिन हम पंक्तियों के अनुसार अगर इसका अर्थ समझे तो इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ को जो कवि ने क्या कल्पना की है? पहाड़ की कल्पना एक किसान से की है और कवि कह रहे हैं कि जो एक पहाड़ है वो किसान के रूप में बैठा है और आकाश को अपने सर पे देखियो आप, सफेद सांप को साफा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? आकाश है जो उसके सिर पर एक साफे के समान बंधा है। आपने किसानों को देखा होगा बेटा, जब वो अपने खेतों में काम करते हैं तो सिर पर वो साफा बांधते हैं ताकि धूप और ठंड, गर्मी, बरसात से उनका बचाव हो सके। तो कवि कहते हैं कि किसान के रूप में एक पहाड़ वहां पे बैठा है और उसने सिर पर साफा बांध रखा है और सामने आप देख रहे हैं लाल सा सूरज दिखाई दे रहा है जो डूबता हुआ है। और कवि कहते हैं कि ये जो किसान है वो चिलम पी रहा है। जहाँ यहाँ पे नीचे लिखा है उसकी सेकंड लाइन में, चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो चिलम जो है वो आपने कई मूवी में देखी होगी। वो एक मिट्टी का पात्र रहता है जिसमें तम्बाकू को रखकर और उसको पिया जाता है। जैसे
उसमें से धुआं निकलता है और वो किसान जो है चिलम पी रहा है जिससे उसकी ठंड चली जाए। गरम गरम चिलम को वो पी रहा है, खींच रहा है, लेकिन चिलम क्या है उसकी, वो डूबता हुआ जो सामने सूरज दिख रहा है लाल उसके चेहरे के सामने, आप देख रहे हैं चित्र में, ये डूबता हुआ सूरज एक चिलम के समान किसान बैठकर पी रहा है। और कवि आगे लिखते हैं, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। आप देख रहे हैं नीचे सफेद सफेद जो पानी सा बह रहा है वो नदी है। कवि ने कल्पना की है कि जो किसान पहाड़ के रूप में जो किसान बैठा है और जो उसके पैरों के नीचे नदी जो बह रही है वो कैसी है, एक चादर सी है जो किसान ने अपने पैरों पर ओढ़ के रखी है जिससे उसको ठंड ना लगे। अब आगे कवि कल्पना करते हैं, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंगीठी का अर्थ है अग्नि का पात्र, मतलब जिससे में आग जल रही हो ऐसा एक बर्तन। तो देखो किसान के बिल्कुल चेहरे के सामने आपको लाल लाल से फूल नजर आ रहे हैं, वो है पलाश के पेड़ और उसमें पलाश के फूल लगे हैं। तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि किसान को ठंड बुझाने के लिए जो पलाश के फूल लगे हैं वो कैसे लग रहे हैं, मानो गरम गरम अंगीठी जल रही हो, अंगार जल रहे हो जो किसान की ठंड को मिटा रहा है। आगे कवि लिखते हैं, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। मतलब जो उसका झुंड बोल रहे कवि ने उसको भेड़ों का झुंड बताया है, किसको, अंधकार को। अंधकार जो अब सिमटने वाला है, अंधकार जो अब फटता नजर आ रहा है पूर्व दिशा में, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखो आप चित्र में देखेंगे नीचे ऐसे भेड़ भेड़ से दिख रहे हैं, जानवर से जैसे दिख रहे हैं। तो कवि ने उस अंधकार को बताया है कि अंधकार जो है अब सिमटने लगा है, पूर्व दिशा में अंधेरा होने लगा है, और वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड हो। पढ़ेंगे, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने दी आवाज, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसको चित्र में देखेंगे हम बेटा। अब देखो किसान बैठा है और बिल्कुल किसान के ठीक सामने उसको कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे अचानक एक पेड़ पे मोर के बोलने की आवाज आई और अचानक बोला मोर, और उसे ऐसा लगा, किसान को कैसा लगा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे अचानक आवाज दी है। क्या कहा है, सुनते हो चिलम औंधी। और जैसे ही उसने मोर की आवाज सुनी तो वो सतर्क हो गया, सचेत हो गया, और वो बड़े आराम से जो चिलम अपनी ठंड बुझाने के लिए चिलम पी रहा था, वो चिलम झटके से उसके हाथ से छूट गई। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जब हम कोई काम में बड़े मग्न रहते हैं, बड़े तल्लीन रहते हैं और किसी धुन में हम काम करते रहते हैं और किसी की अचानक किसी की हमको आवाज आती है, कोई हमको आवाज देता पुकारता है, तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं। और चौंकने से क्या होता है, हमारे हाथ में जो भी सामान होता है वो छूटकर नीचे गिर जाता है। उसी तरह किसान बड़े आराम से अपने ठंड को मिटाता हुआ बैठा था, तो क्या हुआ, मोर बोला, और मोर बोलने से उसके हाथ की जो चिलम थी वो औंधी होकर नीचे गिर गई, और जैसे ही नीचे गिरी तो धुआं उठ गया और सूरज डूब गया। मतलब किसान सतर्क हो गया और उसने देखा, अरे ये तो सूरज डूब चुका है, अंधेरा होने वाला है। और इतने में क्या होता है बेटा, अंधेरा छा जाता है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो फिर से मैं एक बार इस
कविता को थोड़ा शॉर्ट में समझाना चाहती हूँ कि कवि ने इस कविता में पहाड़ को किसान बताया है और बादल को, जो बादल है उसके ऊपर वो उसका साफा है और बिल्कुल उसके चेहरे के सामने, किसान के चेहरे के सामने जो डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है वो कैसा है, उसके चिलम के समान है। और पलाश के फूल एक अंगीठी है जो उसको बिल्कुल कड़कती हुई ठंड में गर्माहट दे रहे हैं। और नदियां जो है वो उसकी चादर बनी हुई है। और जो भेड़ भेड़ दिखाई दे रही है, भेड़ों का झुंड, ऐसा लग रहा है जैसे पूर्व दिशा में अंधेरा छा गया है। अचानक मोर की आवाज आती है। मोर की आवाज सुनते ही जो चिलम है किसान के मुंह से वो गिर जाती है औंधी होके और उसको एहसास हो जाता है कि अब चारों तरफ अंधेरा छा गया है और सूरज पूरी तरीके से डूब चुका है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी।